हाय हेलो एवरीवन वेलकम। सीबीएसई ने कुछ सैम्पल पेपर्स रिलीज किए हैं जिसमें से उन्होंने केमिस्ट्री के टोटल 10 सैम्पल पेपर्स अपनी वेबसाइट पे डाले। सो देयर आर 10 सैम्पल पेपर्स राइट। और हम क्या करने वाले हैं, हम हर रोज का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सी आपके अगर एक सैम्पल पेपर में 55 क्वेश्चंस हैं और हम 55 क्वेश्चंस को 10 सैम्पल पेपर से करेंगे तो देन इन टोटल हमारे पास 550 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। एंड डू यू रियली बिलीव कि अगर हम 550 क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद भी हम लोग अप्रोच नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सैम्पल पेपर 10th करने वाले हैं। आई कैन शो यू दैट दिस इज द सैम्पल पेपर 10th, यहाँ पे मेंशन्ड है राइट। 10th सैम्पल पेपर को हम करने वाले हैं। आप कोशिश ये करना कि आप वीडियो को पोज कीजिए और हर एक क्वेश्चन को पहले खुद अप्रोच करने की कोशिश कीजिए राइट। और जब एक बार आप कर सको देन वेल एंड गुड। एंड सेकेंडली अगर ना कर सको तो आप क्वेश्चन की अप्रोच बहुत अच्छे से देख सकते हो राइट। हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके पीछे का कंसेप्ट भी आपको समझाते हुए चलूं सो दैट अगर आपको लगता है कि दैट यू आर नॉट स्टिल प्रिपेयर तो आपकी प्रिपरेशन हो जाए। दैट सी ये जो टाइम है इस टाइम पे हमें सैम्पल पेपर ही रिवाइज करनी है। सैम्पल पेपर रिवाइज करने से हमारी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम और नेम एंड क्लासिफिकेशन। सी आपसे पूछ रहा है कौन सा हैलाइड जो है वो करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट वर्ड को ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द नेम एंड क्लासिफिकेशन। मतलब आपके पास कुछ हैलाइड्स दिए हैं, उनका नेम एंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा सही नहीं है। इनमें से कोई एक सही ऑप्शन नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, कार्बन। सी लुक, सबसे पहले इस कार्बन को देखो। आप बच्चे क्या करते हैं, जनरली इस CH3 से शुरू करते हैं जो कि गलत है। जब कोई चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे साफ है कि वो ब्रांचिंग में है राइट। तो इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप ब्रांचिंग में है, 3 CH3 ग्रुप ब्रांचिंग में है राइट। ओके, साथ ही इसके साथ क्या है, इस कार्बन के साथ CH2Cl, CH2Cl राइट। तो अगर हम इसका नेम देखें तो इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 3। तो ये बन जाएगा 2 2 डायमिथाइल, क्योंकि दो ग्रुप आपके पास लगे हैं। एंड अल्फाबेटिकली सी पहले आता है तो 1 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन। और आप देख सकते हो कि इन्होंने यही नाम इसका दिया है, 1 क्लोरो 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन। एंड सेकेंडली अगर मैं यहाँ से Cl को हटा देती हूँ, अगर मैं Cl को हटा देती हूँ तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ सकते हो, जिस कार्बन के साथ Cl लगा है वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। जिस कार्बन के साथ Cl लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, सिंगल कार्बन के साथ अटैच है। दैट मींस इट इज 1 डिग्री एंड इट इज अ प्राइमरी हेलोजन। दैट मींस ए ऑप्शन आपका ठीक है। बी ऑप्शन पे चलते हैं, CH3 फोल्ड बाय CHBr। कैसे ड्रॉ करोगे, CHBr और इसके साथ है CH3 फोल्ड बाय, मतलब दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट मींस ब्रांचिंग में है, CH3 राइट। तो अगर मैं इसका नेम करती हूँ, इट्स 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन, it's 2 bromopropane राइट। ओके, जिस कार्बन के साथ Br लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ। जिस कार्बन के साथ Br लगा है, इस कार्बन के साथ Br लगा है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। दैट इज द सेकेंडरी एंड 2 ब्रोमोप्रोपेन। बिल्कुल ठीक चल रहा है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है राइट। सी ऑप्शन पे चलते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कार्बन के साथ CH3 ग्रुप है, कार्बन के साथ एक ग्रुप है CH3, ओके। इसी कार्बन के साथ ब्रांचिंग में Cl, CH3 कार्बन, कार्बन की ब्रांचिंग में क्लोरीन, ओके। एंड देन आपको ब्रैकेट में दिया है C2H5। दैट मींस ये भी कोई ब्रांचिंग पोजीशन में है, C2H5 राइट। CH2CH3, CH2CH3 राइट। नंबरिंग करते हैं, अगर आप वैसे सोच रहे हो 1 2 3 4 देन इट्स रॉन्ग, क्योंकि आप C2H5 को ओपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप C2H5 को ओपन करोगे इट वुड बी लाइक व्हाट, CH3CH2, इसके साथ कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन है, इधर है CH3, इधर है CH2CH3। तो 1 2 3 4 5 आपकी चेन कुछ ऐसे बनेगी, 1 2 3 4 5 राइट। तो 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल पेंटेन, इसका नेम होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल
पेंटेन, राइट। और जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ी है? जिस कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ी है? 1 2 3। सो इसका ये नेम होगा 2-chloro-2-methyl pentane एंड ये 3 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है सेकेंडरी, नो, दिस इज 3 डिग्री। टर्शियरी, 2-chloro-2-ethyl, नो, इट्स मिथाइल। इन्होंने ओपन नहीं किया, दैट मीन्स कौन सा नॉट करेक्ट है? सी ऑप्शन। बाकी सारे करेक्ट है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बट आप चेक करना चाहो तो इसको भी चेक कर। CH2 कार्बन के साथ 2 CH3 ब्रांचिंग है, दैट मीन्स CH3 CH2 कार्बन के साथ 2 CH3 इस तरीके से ब्रांचिंग होंगे। एंड साथ में है CH3I, नॉट CH3, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग एरर होगा। इट्स लाइक दिस, 1 पे आइडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, एंड ये 1 डिग्री है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट? इनमें से कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो वाटर को ऑक्सीजन बनाएगा? कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा? सी, अगर आप सारे रिएजेंट्स की बात देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन कौन करता है? आपको पता है ऑक्सीजन इटसेल्फ इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन, ये KMnO4 क्या है? हम पढ़ते हैं बहुत बार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। यहाँ पे हर किसी के पास ऑक्सीजन है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑप्शन डी में देख सकते थे, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज, राइट। ये ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी किया जा सकता था। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। The example of minimum boiling azeotrophs. See, azeotrophs कौन से होते हैं? azeotrophs वो mixtures होते हैं जिनका same boiling point होता है। As we all know that azeotrophs are the mixtures that have the same boiling point. और हमें ये भी पता है कि जो हमारे azeotrophs होते हैं, they are of two types. One is your maximum boiling azeotroph and one is your minimum boiling azeotroph, right? So azeotrophs हमें पता है they are of two types. One is maximum boiling azeotroph and other one is minimum boiling azeotroph, right? maximum boiling मतलब उनके बीच में, देखो आप समझ के देखो, लॉजिक समझो, ज्यादा बॉईल करना पड़ रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग में आपको ज्यादा बॉईल करना पड़ रहा है। ज्यादा बॉईल आप किसको करोगे? जिसके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और उसके बीच में मैक्सिमम बॉइलिंग हो जाएगी। मिनिमम बॉइलिंग किस में होगी? जिसके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। वीक बॉन्ड होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा, वो इजीली टूट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वहां पे हमारा कम लगेगा। अब देखिए कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं या कौन से ऐसे ऑप्शन में आपके पास दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन जिसके बीच में कोई खास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन सकती। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, एनिलीन एंड एसीटोन। एनिलीन क्या होता है आपका? दिस इज योर एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, NH2। दिस इज योर एनिलीन विद वन लोन पेयर और नाइट्रोजन। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दैट मींस डेफिनेटली इनके बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल है। कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका? ज्यादा लगेगा। तो आपसे पूछा गया मिनिमम नॉट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल बन गई मैक्सिमम की। ओके, नेक्स्ट इज योर एसिटिक एसिड एंड pyridine। अगर हम एसिटिक एसिड की बात लेते हैं, दिस इज योर एसिटिक एसिड, राइट। एंड pyridine इज व्हाट? C5H5N। ये होता है ना C5H5N। दैट मींस इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता होगा, दिस इज pyridine, राइट, like this, right, with one lone pair of electron on hydrogen। so यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि ये वाले जो lone pair of electrons हैं ये इस हाइड्रोजन को साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सी, दिस इज एसिड, ये अपना H पॉजिटिव बहुत जल्दी लूज कर देगा। तो यहाँ पे भी एक टाइप की बॉन्ड बन रही है, और बॉन्ड बन रही है दैट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग है तो इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग होगी, राइट। नाउ मूविंग टू HCl प्लस वाटर, HCl एंड वाटर को मैं अगर ऐसे लिखूं, दिस इज योर वाटर, इनके बीच में भी कौन सी बॉन्ड बन रही है? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है, अगेन आपको ज्यादा बॉइल अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। अगर इतने ऑप्शंस नहीं है तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन इज दिस एंड इथेनॉल इज
C2H5OH. Is there any force of attraction between two? Is there anything that is attracting this lone pair of oxygen या lone pair of oxygen किसी भी और कंपाउंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं? Is there anything to be get attracted? नो। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगी तो वो कौन सा बॉइलिंग आइसोटोप हो जाएगा? मिनिमम। सी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको तोड़ना भी तो आसान है, और अगर तोड़ना आसान है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। सी आपके पास दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है फ्रैंकल और एक होता है आपका शॉर्ट की, राइट। एक में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक में प्रॉब्लम होती है, एक होता है कैटायन अपनी जगह से मिस, कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइड, इसे डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। शॉर्ट की में क्या होता है, कैटायन एंड अनायन दोनों अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, अब ये भूल जाती है चीज, तो इसको ऐसे याद रखने का तरीका है, दो फ्रेंड्स हैं जिसमें से एक छोटा फ्रेंड जो है वो अपनी जगह से चले जाके पार्क में बैठ गया है, इंटरस्टिशियल साइड इज योर पार्क, ऐसे याद रख लो। फ्रेंड से फ्रेंड, दो फ्रेंड्स हैं जिसमें से जो छोटे वाला है, क्योंकि जनरली स्मॉल का टाइम होता है, लार्ज टाइम होता है, तो एक दो फ्रेंड्स हैं जिसमें से छोटे वाला जो है वो पार्क में जाके बैठ गया है, राइट। शॉर्ट की में शॉर्ट्स, अगर आई नो इट्स अ फनी एग्जांपल बट शॉर्ट, दो दोस्त शॉर्ट लगा के गायब हो गए, दो दोस्त शॉर्ट लगा के गायब हो गए, दोनों मतलब एक कैटायन एक अनायन, दोनों का साइज सेम होता है, और साइज सेम होने की वजह से दोनों के दोनों अपनी जगह से ही गायब हो जाते हैं, मतलब वो क्रिस्टल लैटिस में ही नहीं रहते। अगर आपका इस तरीके का लैटिस है, लेट इट बी लाइक दिस, छोटा ही बनाते हैं, ये आपका मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस है, तो यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव, तो मैं दिखाना चाहती हूँ, लेट इट बी लाइक दिस, वेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों अपनी जगह से ही चल जाएंगे, मैं इनको डार्क कर देती हूँ, दोनों अपनी जगह से चले गए हैं, किसी इंटरस्टिशियल साइड पे आके भी नहीं बैठे हैं। तो ठीक है, शॉर्ट की में याद रखोगे, दो दोस्त मतलब सेम साइज के होंगे तभी शॉर्ट लगा रहे, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं बच्चे के साथ कोई बड़ा बंदा शॉर्ट लगा रहा है, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो दो दोस्त सेम साइज के अपनी जगह छोड़ के गायब हो गए, पता नहीं पी के कहाँ चले गए, ठीक है। और फ्रैंकल की बात करते हैं, फ्रैंकल में क्या होगा, छोटे वाला अपनी जगह से निकल के, जरा छोटा है तो कहाँ जाएगा, पार्क में जाएगा, वो पार्क में चला गया, राइट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट किन सॉलिड्स में होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट जो सॉलिड्स में होता है वो किसकी वजह से होता है, मैंने बताया शॉर्ट की में कैटायन और अनायन दोनों अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, तो कैटायन मिसिंग अनायन मिसिंग, या फिर दोनों अपनी जगह से चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल राइज ऑन रिएक्शन विद NaI इन द ड्राई एसीटोन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, RaX अल्काइल राइड होता है, इसमें अगर आप सोडियम आयोडाइड डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो आपके पास बनता है Ri, और ये आपके पास NaX जो है वो सेपरेट हो जाएगा, सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा, और इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, राइट। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप क्या करते हो, किसी भी अल्काइल हैलाइड में AgF Hg2F2 COF3 SbF5 कुछ भी यूज कर सकते हो, राइट। और इनमें से कुछ भी होगा तो आपके पास होगा कि यहाँ पे AgX जो है वो सेपरेट हो जाएगा एंड यू विल गेट RF, अल्काइल क्लोराइड्स बन जाएगी आपके पास, राइट। अगर हम बात करते हैं गेटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन की, सैंडमेयर रिएक्शन में आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग लेते हो, राइट। इस बेंजीन रिंग में आप डालते हो कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नॉट बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना होता है यहाँ पे, तो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन, राइट। दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। और गेटरमैन में ये हैलाइड नहीं होता, ये वाला हैलाइड नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम है, सैंडमेयर में आप कॉपर हैलाइड लेते हो, गेटरमैन में खाली कॉपर लेते हो, ठीक है, इन चीजों को भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा अमाइनो एसिड है ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है वो कंपाउंड कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब कौन क्या होता है कि कार्बन के अराउंड जो आपने 4 ग्रुप लगाने हैं वो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, कोई भी 2 ग्रुप मैचिंग नहीं होने चाहिए, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो वो कायरल कार्बन होगा और उसे हम कहेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है।
इनमें से कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? सी, ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। अगर मैं इसका रीजन दूं आपको, NH2, let it be H, not let it be, it's actually H, right? इसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे जो आप R ग्रुप चेंज कर करके लगाते हो ग्लाइसिन में, वो हाइड्रोजन ही होता है, राइट? तो दो H, दो ग्रुप सेम आ गए, दो ग्रुप सेम आ गए, दैट मीन इट इज नॉट एट ऑल कायरल, इट इज ए कायरल, और ए कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, भूलना मत। ओके, नेक्स्ट इज योर order of reactivity of hydrogen halides with ethyl alcohol. Ethyl alcohol C2H5OH, हाइड्रोजन हैलाइड्स मतलब HX। आपको ये बताना है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छी है। देखिए H और I, H और F, इनकी बात करते हैं। H और I के बीच में क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? H का साइज इतना, I का साइज इतना बड़ा, क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे? कभी भी नहीं बना पाएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो इसको हम अगर हल्का सा भी हीट करेंगे ये टूट जाएगा, ये बहुत जल्दी टूटेगा। और अगर टूट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जाएगा बाहर और आयोडीन आके फटाफट लग जाएगा। HF का साइज क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सा है तो इनके बीच में बॉन्ड क्या होगी, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, देन HF, HBr, देन HCl एंड देन HF, राइट? तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है उसमें आयोडाइड वाले जल्दी रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या करती है? रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, रेसमाइजेशन और कंजुगेशन। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। SN1 रिएक्शन है क्या हमारी? सी, जस्ट अ सेकेंड, यस, आप लोगों ने SN1 में क्या पढ़ा होता है कि आपके पास एक 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है। लेट मैं इसको ना मिथाइल लिखूंगी अब, Me, राइट? आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड है। इसमें से क्या होगा कि जो आपके पास न्यूक्लियो ये जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला जाएगा एंड कार्बन विल बी लेफ्ट विद ओनली 3 मिथाइल ग्रुप्स, राइट, विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसके ऊपर क्या होगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन आपको पता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कार्बोकेटाइन का। कैसा, आप देख सकते हो, लाइक दिस। इसके पास 3 मिथाइल होंगे, राइट, विद 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो बाहर से हमारा जोन सा भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आएगा वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, वो बैक से भी अटैक कर सकता है, मतलब दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है। अगर फ्रंट से वो अटैक करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर वो बैक से अटैक करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। और जब आपके पास किसी कंपाउंड में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकती है तो वो क्या बनाएगा, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेसमाइजेशन। क्लियर? तो हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो SN1 रिएक्शंस होती हैं वो रिटेंशन भी देती है, इन्वर्जन भी देती हैं, और बेटर ऑप्शन मिले तो हम रेसमिक मिक्सचर का ही चूज करेंगे, राइट? और SN2 वाले हमारे पास क्या देते हैं, हमारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, दैट्स योर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन रेसमाइजेशन का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, acid catalyzed hydration of 3-methyl butanoate leads to the formation of. Let me clear. So the space is clear now. So we were on the 9th question. The acid catalyzed hydration of 3-methyl butanone. Butanone. 1, 2, 3 and 4, 1 in and 3 पे आ गया हमारे पास मिथाइल ग्रुप, right? 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, right, and 4, right, leads to the formation of acid catalyzed. Acid catalyzed means you have to add H positive ion to it. Acid catalyzed, right? क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड होता है, राइट? पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे ये इस पे अटैक करेगा अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये H किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा? सोचो, H इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा? किसके पास जाना चाहिए H? सी। अगर हम इसके पास भेजते H तो हमारे पास यहाँ पे कमी आती, और अगर हमारे पास यहाँ कमी आएगी तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री।
अगर मैं H भेजती हूँ इसके पास तो यहाँ कमी आएगी और यहाँ कमी आएगी, तो हमारे पास कितने डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा? 2 डिग्री। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अब हम वही काम करने लगे। मैं दोबारा बनाती हूँ स्ट्रक्चर को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने H पॉजिटिव डाला है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, इसके पास H जाएगा, you will be left with CH3 CH CH3 CH CH3. This is your 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आपको चेक करना होता है क्या 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कोई कार्बोकेटायन बन सकता है कि नहीं बन सकता। सी, अगर मैं यहाँ से कोई ग्रुप उठा के इधर शिफ्ट कर दूं, मतलब यहाँ से कोई ग्रुप, इस कार्बन से कोई ग्रुप उठाऊं और शिफ्ट कर दूं इधर की तरफ, तो मेरे पास यहाँ कमी आएगी। और अगर मेरे पास यहाँ पे कमी आ जाएगी तो मेरे पास कितने डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा? 1 2 3। मेरे पास 3 डिग्री क्योंकि कार्बोकेटायन बन सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में सबसे पहले आप देखते हो कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल जाएगा, मिथाइल नहीं है तो फिनाइल ग्रुप जाएगा। राइट, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन है, तो ये जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। दिस इज योर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बनेगा? CH3 कार्बन CH3, ये वाला हाइड्रोजन अब इसके पास चला गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ओके, अब इन्होंने कहा है अल्कोहल बनाना। देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इन्होंने कहा है हर जगह अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल बनाओ। अल्कोहल बनाने का मतलब है आप इसके अंदर क्या डालोगे? OH नेगेटिव आयन का अटैक करोगे। अटैक करोगे यहाँ पे होगा, क्या बनेगा? CH3 कार्बन CH3 CH2 CH3 OH आ जाएगा यहाँ पे। अब कितने डिग्री अल्कोहल बन रहा है? जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो कितनों के साथ अटैच्ड है? 1 2 3। दैट मींस कितने डिग्री अल्कोहल बन रहा है? 3 डिग्री। ऑप्शंस देखें। A mixture of secondary and tertiary alcohol, a mixture of primary and secondary alcohol, secondary or tertiary alcohol, primary alcohol. See, appropriate answer is tertiary alcohol. यहाँ पर नहीं है, not a mixture, secondary और tertiary alcohol। सी, दोनों आंसर्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि हम सी दे या इसका आंसर फर्स्ट दे। देखो हमें मिक्सचर तो मिल नहीं रहा है, हमें तो पता है एप्रोप्रिएटली टर्शियरी अल्कोहल ही बन रहा है, तो सेकेंडरी को नहीं करते, हम कंसीडर टर्शियरी को करते, तो बेस्ट आंसर विल बी सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयोडीन इज, आयोडीन I2 एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, चाहे इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है बट है तो मॉलिक्यूल, दैट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। The reaction of phenol with excess of bromine water gives, देखो फिनोल की रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल की, और इसका रीजन किसी टाइम पे पूछा जाता था। राइट, तो चलो एनी हाउ अभी तो एमसीक्यूज हैं, हम वहीं पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। फिनोल इज व्हाट? बेंजीन रिंग के ऊपर OH, दिस इज योर फिनोल विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एक्वस या वाटर कुछ भी लिख दो, तो आपके पास क्या बनता था प्रोडक्ट? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर आपको याद, 2 4 सेकेंड पे, फोर्थ पे एंड 6 पे 3 बार ब्रोमो लग जाता था। रीजन मीन कि एक्वस मीडियम में यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनता था, जो इसको ज्यादा ऑर्थो एंड पैरा पे डायरेक्ट करता था, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल की डायरेक्शन करवाता था। पर अगर सेम क्वेश्चन में फिनोल में ही अगर आप डाल दो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो देन यू विल गेट आइदर ऑर्थो प्रोडक्ट, then you will get either orthobromophenol or you will get parabromophenol. Parabromophenol. Okay, I hope clear होगा आपको. Okay, moving to question number 12. The unit cell with dimension A, B not equal to C and alpha beta gamma equal to 90 degree. यहाँ पे मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ वीडियो का, ठीक है। मैंने कल आपके पास एक वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमें ये वाले क्रिस्टल एडिसिस को याद करना है तो हम एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, क्यूट आर मदर। उस ट्रिक के अंदर मैंने बताया था कि ये वाला जो टाइप होती है ये होती है रोम्बोहेड्रल, लास्ट वाली टाइप। एक सेकंड, सॉरी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट ए बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 0 1 2 1 मतलब ये वाला जो था हमारे पास, इसमें अल्फा बीटा गामा तो सारे बराबर थे 90 डिग्री के बराबर, और सेकंड वन जो था TE, TE मींस टेट्रागोन,
डी ऑप्शन। एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन एन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर मास। देखो ईथर जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है अल्कोहल से, मतलब ईथर जो है वो जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, या कह लो कि जल्दी उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल? अल्कोहल क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईथर में ऐसा कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए ये जल्दी वॉलेटाइल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं डाइपोलर करेक्टर नहीं, अल्कोहल हैव रेजोनेंस नो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स, ईथर में तो होती नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर ओ आर में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इसकी वजह से वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ethers. Clear? Okay, moving to the question number 14th. Which of the following parts has the bleaching property? कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है? सी, ये तो आपके पास पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और आपको याद होगा कि SO2 एंड Cl2 दोनों ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे? SO2 में आप वाटर डालो तो यू विल गेट H2SO4, साथ में आपके पास बनते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। बैलेंसिंग करें, H2 तो ऑलरेडी हो गए हैं, O4 हो गए, ये लीजिए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बिहेव कर रहा है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन के थ्रू ब्लीचिंग हो रही है। और Cl2 की अगर हम बात करते हैं, इसमें वाटर डालो, यू विल गेट HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये कलर सब्सटेंसेस को कलरलेस करती है, राइट। बाकी NO3 को आपने कहीं ब्लीचिंग एजेंट की तरह नहीं पढ़ा, ऑक्सीजन को कहीं ब्लीचिंग एजेंट की तरह नहीं पढ़ा होगा, अगेन NO2 को भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह नहीं पढ़ा, इनफैक्ट ऑक्सीजन को भी नहीं पढ़ा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, लाइसिन नहीं, लाइसिन ने अभी बताया आपके पास सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, तो ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल बात ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल है, बट ग्लाइसिन नहीं, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड भी नहीं है। तो एक ही याद रखना, सारे अमाइनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो एक आयरन है, मतलब इसके पास दो डिफरेंट एच है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मूविंग फर्दर, जस्ट अ सेकेंड। Okay. An incorrect statement with respect to SN1 and SN2 mechanism of the alkyl halide. Incorrect statement निकालनी है आपको SN1 and SN2 के रिगार्ड में। Fine. A strong nucleophile in an aprotic solvent increases the rate or favors SN2 reaction. Generally आपको मैं बताती हूँ कि SN1 reaction जो है वो weak nucleophile favor करती है, ठीक है, एंड SN2 reaction जो होती है वो फेवर करती है आपके strong nucleophile। ये बात बिल्कुल ठीक है। Completing the reaction for SN2 reaction is an rearrangement. No, अभी तो पढ़ाया भी आपको मैंने कि SN2 में हमारे पास क्या होता है? inversion of configuration होती है, inversion of configuration। यहाँ पे rearrangement का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्यों? देखिए क्या होता है, let it be like this, Cl H H H, राइट। क्या होगा, यहाँ पर हम कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बैठा है, यहाँ से डायरेक्टली अटैक करेगा, उसको तो रिपल्शन मिलेगी क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये अटैक कहाँ से करेगा? बैक साइड से। और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बॉन्ड पार्शली बन टूट रही है और ये बॉन्ड पार्शली बन रही है, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज। फिर क्या होता है, ये Cl निकल जाता है और आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया बैक साइड से। तो ये क्या हो रहा है? कोई रीअरेंजमेंट बैक नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, दिस इज योर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN1 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम ऑफ द लुईस एसिड, बिल्कुल एप्रोटिक सॉल्वेंट्स एंड लुईस एसिड के थ्रू हम इसको कर सकते हैं कैटलाइज, एंड वीक न्यूक्लियोफाइल गिव्स द SN1 रिएक्शन, बात बिल्कुल ठीक है, राइट। ओके, मूविंग फर्दर, which reagents would you use to carry out the reaction of ethyl benzene to 2 and 4 chloro 1 ethyl benzene? Okay. सबसे पहले ethyl benzene बनाए। This is your benzene ring. ethyl ग्रुप लगा दो इसके ऊपर, ethyl benzene। इससे आपको क्या बनाना है? 2,4 chloro 1 ethyl benzene। Benzene
बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल है, ओके फाइन, एंड 2 एंड 4 पे क्लोरो है, 2 एंड 4 पे क्लोरो है, सेकंड पे क्लोरो एंड 4 पे क्लोरो, ओके 2 एंड 4 क्लोरो, सॉरी नॉट हियर, या तो ये 4 क्लोरो इथाइल बेंजीन होगा और एक आपके पास होगा ऑर्थो प्रोडक्ट दैट इज 2 क्लोरो इथाइल बेंजीन, CH2 CH3 इट्स 2 क्लोरो, ओके इनमें क्या डालें कि ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो लेट्स सी, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट एंड हीट की रिएक्शन देखेंगे इट विल अंडरगो फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल में क्या होगा, आपके पास ये वाला H जाएगा और यहाँ पे Cl आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट करता है, और फ्री रेडिकल में आपके पास इथाइल बेंजाइल क्लोरो बन जाता था, मतलब क्लोरो बेंजाइल बेंजीन बन जाता था, राइट। तो ये बेंजाइल कंपाउंड बना था, क्लियर है, फ्री रेडिकल होता तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बिल्कुल डार्क कंडीशंस में क्या होता है, हमेशा डार्क कंडीशन में आपके पास ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। SOCl2 तो गैस है और ये एलिमिनेट कर जाता नहीं, ये अल्काइल लाइट्स पे ज्यादा बेटर रिएक्ट करता है। C2H5Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड, बिल्कुल ये बात भी बन जाती, बट हमें यहाँ पे एडिशन किसकी करवानी, क्लोरीन की एडिशन करवानी है, तो हमारे पास ऑप्शन वुड बी बी, राइट। ओके मूविंग फर्दर, among the following molecule which has the zero dipole moment, zero dipole moment किसका होगा, सी जीरो डाइपोल मोमेंट, आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी बात आती है डाइपोल मोमेंट के जीरो होने की, ठीक है, डाइपोल मोमेंट जीरो किसका होता है, जो सा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल का मतलब जिसके पास जीरो लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो गए, तो वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो। तो BF3 के पास देखते हैं, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, दैट मींस का डाइपोल मोमेंट जीरो। वाटर में दो लोन पेयर आ जाते हैं, NF3 में सिंगल लोन पेयर होता है, आपको पता ही होगा, ClO2 में भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट। तो आंसर वुड बी ए। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्वेंट हैव, इक्विमोलर देखो मोल मोल सॉरी मोलैरिटी अगर सेम है, मोलैरिटी अगर सेम है दैट मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा, क्योंकि हमें पता है दैट डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM एंड डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM। अगर यहाँ पे आपके पास मोलैरिटी सेम है, मतलब मोलैरिटी सेम है, सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट में है, राइट, तो आपके पास क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, क्लियर, ओके। Next is your conversion of oxygen to ozone is non-spontaneous. Not spontaneous, it's non-spontaneous. आपसे non-spontaneity के बारे में बात की गई है, okay? So ऑक्सीजन को अगर आपने ओजोन में कन्वर्ट करना है, वो non-spontaneous कैसे होगी? See, अगर मैं बात करती हूँ, ओजोन क्या करता है, हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है एट हाई टेम्परेचर, जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, शायद आपको रिएक्शन अगर याद भी हो तो, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर मैंने ओजोन में कन्वर्ट करना है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, बिल्कुल देखो ये हाई टेम्परेचर में अपने आप ये टूट रही है, पर मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स इसके लिए रिएक्शन कब फेवर नहीं करेगी, कब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, जब मैं बहुत हाई टेम्परेचर दे दूंगी तब नहीं होगी ना, पॉइंट समझ रहे हो, ओजोन हाई टेम्परेचर में टूटता है इसके अंदर, राइट। तो अगर मैं चाहती हूँ ये इसके अंदर कन्वर्ट हो, ये किस कंडीशन पे इसके अंदर बिल्कुल अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनिटी का मतलब है ये अपने आप कन्वर्ट कब नहीं होगा, जब मैंने अगर ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है और बहुत ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस मींस तो अपने आप नहीं होगा, मुझे बाहर से कोई ना कोई फोर्स देनी पड़ेगी, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स जब तक मैं नहीं दूंगी ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर। सी ऑल टेम्परेचर पे हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वुड बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लो टेम्परेचर भी स्पॉन्टेनियस, रूम टेम्परेचर भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आएगा, हाई टेम्परेचर में क्योंकि ये इसके अंदर कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली इसके अंदर तो हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होगा। Carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone, देखो जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स की तीन क्लासिफिकेशन है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, राइट। मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है, दैट गिव सिंगल शुगर यूनिट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ओलिगोसेक्राइड में जिसमें 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। पॉलीसेक्राइड्स में मेनी शुगर यूनिट्स होते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर,
तो यहाँ पे कैन नॉट हाइड्रोलाइज, दैट मीन्स मोनोसेपरेट, राइट? ओके, नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस व्हेन फॉर्म P2 readily convert to P4. ओके, नाइट्रोजन N2 में स्टेबल है, बट जो फॉस्फोरस है वो P2 अगर बने तो ये फटाफट P4 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोरस, नो, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिस इज द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में P4 में ये स्ट्रक्चर होता है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है बीच में, तो ये तो चला गया, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती। p pi बॉन्डिंग इज वीक, p pi बॉन्डिंग इज वीक, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म इजीली। सी, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ p pi बॉन्ड फॉस्फोरस की डेफिनेटली वीक होगी। द रीजन मीन, अगर मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, दैट मीन्स आप इसकी अगर बात करो 3p3 3d0, ठीक है? तो अगर मैं इसको बनाऊं 3s2 3p3 and 3d is empty group. On excited state ये इधर जाएगा, राइट? और एक्साइटेड स्टेट में अगर इधर जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, एक p pi d pi बॉन्ड बनेगा। तो फॉस्फोरस के पास क्योंकि d ऑर्बिटल एम्प्टी है तो डेफिनेटली वो p pi बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा जितना कि p pi d pi बॉन्ड बनाएगा, राइट? अगर फॉस्फोरस p2 के आपस में बॉन्डिंग करवा रही हूँ, मैं आपस में बॉन्ड करवा रही हूँ, दैट मींस उनका p pi एंड d pi बॉन्ड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगी। अगर उनके p pi के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगी, दैट वुड बी अ वीक बॉन्ड। क्लियर है? सो आंसर, okay. Next question है, in phenol the carbon atom is attached to OH group. Okay, is कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? सी, फिनोल का पहले हम स्ट्रक्चर ही बना लें। दिस इज योर फिनोल, दिस इज योर फिनोल। तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के साथ। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वो किसके साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल के साथ जुड़ा तो sp2, ट्रिपल के साथ जुड़ा तो sp। दैट मींस जिस कार्बन के साथ OH है वो अगर डबल के साथ जुड़ा है तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी व्हाट? sp2। ओके, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज, देखिए ये पूरी की पूरी ग्रुप 15 की बात हो रखी है यहाँ पर, और ग्रुप 15 के मेंबर कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, राइट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? NH3 की, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है? स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ये क्या हम रट्टा हमारी की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी? नहीं, नाइट्रोजन का साइज छोटा, हाइड्रोजन का भी साइज छोटा, NH3 की बात हो रही है ना, जिस जिसका साइज, दोनों का साइज क्योंकि छोटा है तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है? बिस्मथ की बात करते हैं, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा, अगर और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा, क्या इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो हाइड्राइड भी क्या होगा? इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। पर आपसे क्या पूछा गया? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? अमोनिया। ओके, a solution containing components AB follows the Raoult's law। देखिए राउल्ट्स लॉ की एक सीधी सी डेफिनेशन है। राउल्ट्स लॉ आपका क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉरी एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, राइट? अगर आप सॉल्यूट सॉल्यूट को A मान लो एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट को B भी मान लो, सॉरी एक सेकेंड बोल कुछ नहीं लिख कुछ नहीं, अगर आप सॉल्यूट सॉल्यूट को A मान लो एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट को B भी मान लो, दैट मींस इनकी जो इंटरेक्शन होगी दैट वुड बी इक्वल टू AB इंटरेक्शन। तो आप देखो यहाँ पे AB अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन, नो, इक्वल, remain same, remain same, remain same, equal, equal, remain same। तो AB interaction जो है that would be equal to AA and BB interaction। बिल्कुल ठीक है, 25 का C। So guys with this हमने सेक्शन A को फटाफट कंप्लीट कर लिया है। I hope आपके यहाँ पे कोई डाउट नहीं होंगे। If yes, then do let me know in the comment box. I will try to reply your doubts. Okay. Moving to the section B। ओके गाइज, आपको एक चीज तो पता ही होगी कि 25 क्वेश्चंस थे आपके पास सेक्शन ए में, एंड आउट ऑफ दैट 25 क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आई गेस कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर हम एक बार देख लेते हैं दैट वुड बी बेटर। सी,
This section consists of 25 multiple choice questions. Second, yes, 25 multiple choice questions, out of which you have to attempt any 20, and in case more than desirable questions are attempted, only first 20 will be considered for evaluation. अगर आपके पास 25 में से 20 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं और वही कंसिडर, राइट, अगर आप 25 पे 25 अटेम्प्ट कर देते हो तो फर्स्ट 20 को ही कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट सही 20 वाले नहीं, फर्स्ट 20। सेम बी सेक्शन में अगर हम चलते हैं तो बी सेक्शन में आपको करने हैं कोई 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24। ओके, सो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर which is 10% W by WS. Okay. मोलैलिटी का पहले फॉर्मूला करें। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम, राइट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करें, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास of solute multiply by 1 upon mass of solvent in ग्राम, किलोग्राम। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूँ, दैट मीन्स मैं इसको 1000 के साथ डिवाइड कर दूंगी, वो ऊपर चल जाएगा, राइट। ओके, 10% मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, ये मतलब हुआ 10% का, ठीक है। तो दैट मीन्स मास कितना है, ग्लूकोज का मास कितना है, ग्लूकोज यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पानी सॉल्वेंट होगा, ग्लूकोज सॉल्यूट होगा, एंड मास ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अब ये तो चैप्टर में भी तुम्हें वैसे भी आना चाहिए, 180 होता है, C6H12O6 करके देख लीजिएगा, इट वुड बी 180, राइट। मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना है, 90। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.617 मोलर, सो आंसर वुड बी C. Okay. When CH3, CH2, CHCl2 is treated with NaNH2, the product formed is C. एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये रिएक्शन आपकी ना +1 में थी और आपको अगर याद हो तो बेटर है, नहीं याद है तो चलो यहाँ पे करना ही है हमने। NaNH2 होता है आपका सोडामाइड, अल्काइंस चैप्टर में आपने पढ़ा था। कहीं पे भी अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना हो तो आप किसको यूज करते हो, सोडामाइड को। इन सब में देख लो, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, इसमें कोई है ही नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, आंख बंद करके बी लगा दो, ठीक है। जब भी NaNH2 होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, बहुत इजीली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has p5d5 bonding? सी जब मैं इस क्वेश्चन को देख रही थी ना तो दिमाग में आ रहा था कि क्या स्ट्रक्चर्स बना के ही स्ट्रक्चर को, इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन तो था आप स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ, पर नहीं आते स्ट्रक्चर, क्या करेंगे उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में हम थोड़ा स्मार्ट गैस लगाएंगे। स्मार्ट गैस कैसे? p5d5 बॉन्ड पूछा है, p5d5 मींस कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास d ऑर्बिटल भी होना चाहिए, d ऑर्बिटल होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक, सबके पास O3 तो है ही है ना, O3 को तो भूल ही जाओ, सबके पास O3 है, कॉमन चीज काट दो, ठीक है। लेस कॉमन चलते हैं, जो चीज कॉमन नहीं है, नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल होता है 2p3, d तो होता ही। सल्फर में होता है 3p4 और 3d एम्प्टी होता है, राइट। बोरोन में भी होता है 2p होता है, कार्बन में भी 2p होता है। दैट मीन्स कोई एक ऐसा है, सबके पास अगर 2p है, ये तो डी बॉन्डिंग बना ही नहीं सकते, तो कौन सा एक ऑप्शन बचा, बी, जो फॉर्म करेगा आपकी p5d5 बॉन्डिंग। इसके लिए आना जरूरी नहीं था, सिर्फ आप थोड़ा सा स्मार्ट गेस भी लगाते तो आपसे आंसर हो जाता। So guys, moving to next question. Okay. Which is not a true statement. Alpha carbon of alpha amino acid is asymmetric. Asymmetric हमने पढ़ा, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दे आर जनरली कायरल। कायरल मीन्स उनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, दैट मीन्स वो एसिमेट्रिक होते हैं। और अकायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर सिमेट्रिक। तो हमने पढ़ा जनरली सारे ही हमारे अमाइनो एसिड जो है वो एसिमेट्रिक है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो जितने भी हमारे पास है अल्फा अमाइनो एसिड दे आर एसिमेट्रिक, के बाद बिल्कुल ठीक है। ऑल प्रोटीन्स आर फाउंड इन एल फॉर्म, नो,
कार्बोहाइड्रेट्स की डी फॉर्म होती है बट प्रोटीन्स की डी फॉर्म भी हो सकती है एंड एल फॉर्म भी हो सकती है। तो आपको नॉट ट्रू बतानी थी, ये वाली स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑल द प्रोटीन्स दे नीड, यस अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो नहीं हम कर पाते सिंथेसाइज, बट प्रोटीन्स तो हम सिंथेसाइज कर ही सकते हैं। At pH 7 both amino and carboxyl exist in ionized form, बिल्कुल ज्विटर आयन, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो समझ लीजिए ज्विटर आयन बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्बन के पास NH2 होगा विद वन लोन पेयर, यहाँ पे कोई H कंपाउंड है COH है एंड कोई भी R ग्रुप होगा, क्या होगा ये वाला H जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास चल जाएगा नाइट्रोजन के, और क्या बनेगा कार्बन NH3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, HrCOO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसे हम क्या कहते हैं ज्विटर आयन, और क्या कहते हैं इंटरनल सॉल्ट, ज्विटर आयन और इंटरनल सॉल्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये pH 7 पे, क्योंकि वो अपने H आयंस दे सकता है इजीली और ये एग्जिस्ट करता है आयनाइज्ड फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। Okay, ethylene can be converted to alcohol by treatment with, ethylene क्या होता है, this is your ethylene, इसको किस में कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, अल्कोहल ये कुछ ऐसा होगा अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद, किसके साथ ट्रीटमेंट है एक्वस क्यूएच, एक्वस क्यूएच के साथ अगर मैं डाल देती हूँ, मान लो इसमें डाल भी देती हूँ क्यूएच, एक्वस क्यूएच क्या करता, अगर यहाँ पे Cl वगैरह लगा होता तो KCl बाहर निकल जाता और OH आके लग जाता, इसका मतलब ये तो काम नहीं करने वाला, ये ऑप्शन को निकाल के फेंको बाहर। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे क्या करेगा, अगर मैं Ag2 डालती भी हूँ तो यहाँ पे इपॉक्सी कंपाउंड बना देगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता है, ऐसा कुछ बना देगा, तो नहीं, मुझे तो अल्कोहल बनाना भी है। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर मैं डालूंगी जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या करेगा बॉन्ड तोड़ेगा, एक जने को ज्यादा से ज्यादा H दे देगा, एक को Cl दे देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज अ मैकॉनिक ऑफ रूल, दैट डजंट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। गए ये भी। H2SO4 एज कैटलिस्ट, ये बात कर सकता है कैसे, देखिए मेरे पास इथीन है, इथीन में मैंने डाल दिया है H2SO4, ठीक है, ये इसको H पॉजिटिव आयन देगा, H पॉजिटिव आयन देते सारे क्या बनेगा CH2 CH3, किसी एक को दे देगा, और यहाँ पे मैं बाद में अटैक करवा सकती हूँ OH नेगेटिव का पानी डाल के बॉइलिंग वाटर के साथ, और मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 OH। क्लियर? Okay, let me clean the space. So moving further, we have cleaned the space. Extra pure nitrogen can be obtained by heating. See, बहुत important question है। एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मतलब बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन हमारे पास निकले, साथ में कुछ फालतू का प्रोडक्ट ना निकले, वो हमारे पास कैसे बन सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं NH की NH2 विद कॉपर ऑक्साइड, क्या फॉर्म करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे कॉपर मेटल तो निकलने ही वाला है, साथ में N2 गैस निकलेगी एंड वाटर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास अमाउंट पे वाटर भी प्रेजेंट होगा, एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप डालोगे उसमें से N2 गैस बाहर निकलेगी एंड अलोंग विद दैट आपके पास कॉपर पड़ा होगा और पानी के पार्टिकल्स पड़े होंगे, ठीक है। NH4NO3 को हीट करो, NH4NO3 को हीट करो, अगर आप इनको हीट करोगे भी तो यू विल गेट व्हाट N2O प्लस वाटर, है ना, तो आपके पास 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन गैस ही निकल गई। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, अगर आप इसको हीट करते हो यू विल गेट N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर, अगेन ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो हमारा वोल्केनिक इरप्शंस में यूज होता है, ये पड़ा रह जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेरियम अजाइड की, BaN3 होल ट्वाइस, ये कैसे टूटेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बेरियम के निकाल दो एंड 3 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के निकाल दो, राइट। ओके, अब क्या होगा, ये सॉरी 2 के निकाल दो, बेरियम प्लस नाइट्रोजन, राइट। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ तो नाइट्रोजन गैस नहीं आ रही है, इस केस में भी हमारे पास ग्रीन कलर का सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, और इस केस में बेरियम जो है हमारे पास सॉलिड है एंड नाइट्रोजन जो है वो गैस है, वो सेपरेट आउट हो जाएगी बहुत इजीली। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 100% प्योर फॉर्म ऑब्टेन हो रही है, सो आंसर वुड बी डी। 32 क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस FCC में
एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर, ए जो है इट इज एट कॉर्नर, कॉर्नर कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के 8, और एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8, दैट मीन्स 1. ओके, एंड एटम बी ऑक्यूपाइज द फेस सेंट्रेड पोजीशन, बी एटम है फेसेस पे. ओके, आपके पास कितने फेसेस होते हैं 6, और एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है हाफ. इफ वन ऑफ द बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंट्रेड पॉइंट, अगर एक बी जो बी है वो मिस है, टोटल कितने थे 6, एक मिस हो गया, कितने रह गए 5, कंट्रीब्यूशन तो अभी भी 1/2 रहेगी, तो बी का कितना आ जाएगा 5/2. तो A1 है, B 5/2 है, तो आंसर वुड बी A2B5. A2B5 कौन सा ऑप्शन है डी, राइट. सो आंसर वुड बी डी. ओके, a carbon compound A in the presence of sulfuric acid with the reaction of acetic acid form ester B. A on mild oxidation gives C, C on reaction with KOH gives A, and D after acidification with dilute HCl identify A and D. See, ऐसे के questions बहुत important होते हैं. These are the tricky questions and these are the important ones. Okay, a carbon compound, एक carbon compound है A. Okay, in the presence of sulfuric acid, in the presence of sulfuric acid, presence form इसमें लिखते हैं. Okay, with the reaction of acetic acid, इसके अंदर डालो एसिटिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड, दिस इज योर एसिटिक एसिड. ओके, गिव्स ईस्टर, ये हमें देता है ईस्टर बी. ओके फाइन, ठीक है. ए ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स सी, ए की अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ मेरे पास क्या आता है सी. ओके, सी ऑन रिएक्शन विद KOH, सी ऑन रिएक्शन विद KOH gives A. Really? C on reaction with KOH gives A. It gives A back. Okay. Fine. And D. Okay. After acidification with dilute HCl. इसी में dilute HCl के साथ acidification भी करनी. Okay. तो आपके पास कौन से ऑप्शन हो सकते हैं C. सबसे पहले तो आपके पास ना ये एसिड है, एसिड ईस्टर बना रहा है. अगर एसिड आपके पास ईस्टर बना रहा है दैट मीन्स आपको पता है अल्कोहल प्लस एसिड फॉर्म ईस्टर. अगर अल्कोहल प्लस एसिड फॉर्म ईस्टर, तो ऑप्शन में देखो कहाँ पे अल्कोहल है, ये एसिड है, मतलब ए कौन सा आपके पास अल्कोहल है, ये एसिड है, गया. नन ऑफ दीस पे छोड़ दो फिलहाल के लिए. ओके, ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास अल्कोहल है, दैट मींस ए डेफिनेटली दोनों मिथेनॉल मिथेनॉल है, तो मैं लिख सकती हूँ ए मेरा मिथेनॉल ही होगा, राइट. ये मेरे पास ईस्टर बना देगा कौन सा CH3CO OCH3, पर मुझसे भी पूछा ही नहीं गया. ए गिव्स C, A gives C, A gives C on oxidation. अगर मैं मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करती हूँ with KMnO4, आपको पता होगा, याद होगा, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म व्हाट एल्डिहाइड, 2 डिग्री ऑन ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म व्हाट कीटोन, याद है. 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एल्डिहाइड. ये कितने डिग्री है 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या बनाएगा एल्डिहाइड. कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा HCOH. इसके अंदर मैंने QH डाला, जैसे मैंने इसके अंदर QH डाला ये वाला H चला जाएगा और यहाँ पे K आ जाएगा. फिर से मैंने HCl डाला, फिर से H आ जाएगा. ये लोग सिर्फ घुमाने के लिए, नथिंग एल्स. तो आपके पास क्या बना, आपके पास क्या बना ए तो हमारे पास है ही मिथेनॉल, वो तो बात है, और साथ में क्या बनाएगी, दिस इज योर व्हाट फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ए, फॉर्मिक एसिड ए. क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, मैं ये वाला क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, उससे पहले ये कर लीजिए, फिर हमने स्पेस रेज करनी है. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रूल है, पाई इज इक्वल्स टू CRT. ठीक है, इंक्रीजेस विद कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन के साथ. देखो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. ठीक है, डिक्रीजेस विद कंसंट्रेशन नो, remains same no, initial increase and then decrease no, direct relation. Clear? Reacts with dilute HCl to liberate gas Y. एक सॉलिड है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ to liberate gas Y. Okay. Y decolorizes acidified KMnO4. KMnO4 को decolorize कर रहा है. Okay, fine. कर दिया.
when the gas is slowly passed into the aqueous solution of Y। कोई गैस है जिसको हम अगर पास करते हैं Y के एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब Y का कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा, जो भी Y निकला होगा उसका कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा, और उसमें से हम एक गैस पास कर रहे हैं। ठीक है, ये गैस होगी हमारी। अगर हम इसमें से पास करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कोलॉइडल सल्फर बनता है। आप बताइए क्या हो सकता है, 1 and 2 क्या हो सकता है, सॉलिड क्या हो सकता है और गैस कौन सी हो सकती है। सी, ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रोटन सल्फर या जो हमारा सल्फर है वो कहाँ से बनता है। हमारे पास सल्फर बनता है हमारा रोल्ड सल्फर बनता है H2S से, अगर आपको याद हो। ठीक है, सी ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो इनको छोड़ो, अगर करना है तो पी ब्लॉक अच्छे से आता। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप एक स्मार्ट गैस लगा सकते हो। बी सेक्शन में मैं आपको एक आगे बात बोलने वाली हूँ, सो इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इस क्वेश्चन को ना ही छोड़ो। ठीक है, ओके। H2S को हमने अगर पास करेंगे, H2S गैस को पास करते हैं तो हमारे पास सल्फर बनता है। ओके, अभी कौन सा ऐसी गैस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन H2S बनाएगा, कौन सी ऐसी गैस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन H2S बनाएगा, तो हम डाल के देख लेंगे। SO2 में वाटर डालो, क्या बनता है H2SO3। H2SO3 से हमारे पास आगे बनता है ऑन हीटिंग H2S गैस। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से रिलेटेड है कि हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज H2SO3, और यहाँ पे जो गैस होनी चाहिए वो SO2, एंड SO2 गैस होती है जो डीकलराइज करती है KMnO4 को। बिल्कुल SO2 गैस ही होती है। आप इसको क्वेश्चन को दो तरीके से पकड़ सकते हैं, कौन सी गैस जो है वो डीकलराइज करती है KMnO4 को, SO2, उसका एक्वस सॉल्यूशन से यहाँ तक पहुंच सकते थे, या फिर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी घुमा सकते थे। राइट, तो ये चीज तो क्लियर होगी, गैस मेरे पास H2S है, दो जगह पे मेरी गैस H2S है, दैट मीन्स इट कैन बी A और C। राइट, अब हमने इसके अंदर, इस सॉलिड के अंदर HCl डाला तो SO2 गैस आई। सी, आपको ये रिएक्शन अगर याद हो, Na2SO3 में HCl डालते हैं तो यू गेट द NaCl प्लस SO2 गैस, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। फाइन, मूविंग फर्दर to question number 36. Following compounds are given. Which of the following compounds on being warmed with iodine and NaOH will give iodoform? Iodoform test कौन देता है? Iodoform test देते हैं आपके 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन्स या एसीटोन कह लो स्पेसिफिकली, वो देते हैं। मिथेनॉल इस टेस्ट को कभी नहीं देता, ध्यान रखो। मिथेनॉल या 1 डिग्री अल्कोहल इस टेस्ट को नहीं देते आयोडोफॉर्म टेस्ट को। आयोडीन विद NaOH, आयोडीन विद NaOH क्या आपका I2NaOH, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनता है। आयोडोफॉर्म क्या होता है CHI3। तो आपके पास ऑप्शंस में लिखिए, दिस इज योर इथेनॉल। इथेनॉल इस टेस्ट को दे सकता है, नॉट ऑलवेज 1 डिग्री, 1 डिग्री नहीं कह सकते, इथेनॉल गिव दिस टेस्ट। ओके, ये देता है इस टेस्ट को, ये तो आपका है 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी देगा एंड ये भी देगा। ये मिथेनॉल इस टेस्ट को कभी नहीं देगा, दैट मींस ABC, ABC, सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. The correct trend of first ionization energy, first ionization energy बतानी ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 के मेंबर कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन सभी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p4, 3p4, 4p4, 5p4 है ना, सबके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सारों की टेंडेंसी है कि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन में चले जाएंगे। और यहाँ पे बात भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, साइज छोटा होने की वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा कंपैरेटिवली ज्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी आपकी ज्यादा। राइट, अगर हम आगे चलते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता जा रहा है। साइज बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियस की पावर पहुंच नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, इंक्रीजेस रेगुलरली, इंक्रीज तो होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, ऑक्सीजन की ज्यादा,
सल्फर की कम, एंड देन डिक्रीजेस रेगुलरली एंड लेस शार्पली। बिल्कुल, देखिए ऑक्सीजन की ज्यादा फिर सल्फर की, फिर इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर डिक्रीज करी जा रही है बट इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा जितना डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। A metal has a BCC structure. BCC मतलब Z की वैल्यू 2, एज लेंथ कितनी है 3.04, वॉल्यूम निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए कंफ्यूज मत होना कि क्या ही दे दिया, आपको पता है ना क्यू यूनिट सेल क्या होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब की एज लेंथ अगर आपके पास ए है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर। एक सेकेंड, मेरा पेन कहाँ चला गया। सो वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए क्यूब। आपके पास एज लेंथ गिवन है कितनी 3.04 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻10 मीटर, राइट। इसका क्यूब कर दोगे यू विल गेट द वॉल्यूम, और आप ये खुद सॉल्व करके लिखिएगा क्या आंसर आता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, which of the following order is not in accordance with the property, not in accordance, okay, stated against it। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो सा अपना H पॉजिटिव आयन जल्दी लूज करता है, और कोई अगर अपना H पॉजिटिव आयन जल्दी लूज कर रहा है वही उसका एसिडिक कैरेक्टर भी है और वही उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है। और मैं शुरू से ये बात बोल रही हूँ, जितना बड़ा कंपाउंड और H का साइज उतना ही छोटा, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो H जल्दी देगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ इन्होंने कहा NH3 जल्दी H देगा, गलत, बिल्कुल NH3 जल्दी H नहीं देगा, BiH3 जो है वो जल्दी H देगा अपना, ये ऑर्डर आ जाएगा। ओके, सो आंसर वुड बी ए। बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर कौन जल्दी डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करते हैं आपके जिनका साइज छोटा होता है। एक सेकेंड, जिनका साइज छोटा होता है कि जिनका साइज बड़ा होता है, बड़े वाले, बिल्कुल। ये है आपके पास NH3, ठीक है, और एक तरफ है BiH3। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना इसको। NH3 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा, लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉम यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, तो कौन सा ज्यादा जल्दी देगा अपने, ये वाले कंपाउंड स्मॉल साइज वाले, इज नॉट इन अकॉर्डेंस, स्मॉल साइज वाले। एक सेकेंड, आई गेस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपको पता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, और यहाँ पर भी ऑप्शंस, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ओके, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ये सारे ही ऑप्शंस गलत है क्या, बॉन्ड एंगल, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। सी गाइस, देयर इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 39। आपको मैं वैसे जनरली बता देती हूँ कि ये वाला ऑर्डर इस तरीके से आना चाहिए था। बॉन्ड एंगल जो होता है, जिसका साइज छोटा उतना ही ज्यादा उसका एंगल होता जाएगा, राइट। डाउन द ग्रुप आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, द रीजन बीइंग इसका साइज छोटा है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है कंपैरेटिवली, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास छीन के रखेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन छीन के रखेगा, इनके बीच में रिपल्शन होगी तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता जाएगा। तो डी आपका बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, डी आपका बिल्कुल ठीक दिया है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस आना चाहिए था, नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए था, एंड आंसर वुड बी डी। ठीक है, बाकी सारे आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। Okay. Consider the following reaction, C2H5OH plus H2SO4. The product formed is, just a second, yes, C2H5OH among the following which cannot be the product under any condition। किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट ना बने। देखो अगर आपके पास देखा जाए, यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। 383 केल्विन पे आपके पास बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर आपने पढ़ा हो, याद होगा आपको, ठीक है। ओके, 413 केल्विन पे ये आपके पास ईथर बनता है, डाइथाइल ईथर, राइट। 443 केल्विन पे ये अल्कीन बनता, मतलब इथीन बनता। तो आप देख लीजिए क्या बन रहा है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बनेगा अंडर एनी कंडीशन, ईथर भी बनेगा, इथाइलिन मींस इथीन। एसिटाइलिन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये तो किसी भी हाल में नहीं बनेगा, तो आंसर वुड बी सी। फ्रॉम द फॉलोइंग हैलाइड्स व्हिच
द वन दैट वुड रिएक्ट फास्ट विद कंसंट्रेटेड HCl एंड हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड। देखिए ये ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, अल्कोहल है, इसके अंदर आप डालते हो कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो फटाफट टर्बिडिटी देते हैं, 2 डिग्री टर्बिडिटी देते हैं ऑन हीटिंग एंड 1 डिग्री देते हैं आफ्टर 10 मिनट्स, राइट। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा आपके पास 3 डिग्री है। आई गेस ब्यूटेन टू ओल, बी ऑप्शन होना चाहिए, ब्यूटेन टू ओल 2 डिग्री। 2 मिथाइल प्रोपेनोल, प्रोपेनोल 2 पे मिथाइल अगेन 1 डिग्री। जिस कार्बन के साथ OH है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, सिंगल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, 2 पे मिथाइल प्रोपेन टू ओल। जिस कार्बन के साथ OH है, जिस कार्बन के साथ OH है वो कितने के साथ जुड़ा है, 3 के साथ, दैट मीन्स 3 डिग्री वाला जल्दी देगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। फाइन, 42nd, H3PO3 is a stronger acid than H2SO3. Okay. In aqueous medium, HF is stronger acid than HCl. Okay. HClO4 is weaker acid than HClO3. HNO3 is a stronger acid than HNO2. Okay. अगर हम इन सब की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने बात करी है एसिड एसिड एसिड, राइट। हर जगह हम कॉमन चीज निकाल सकते हैं, एसिड एसिड एसिड, एसिड अगेन एसिड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर मैं एक स्मार्ट जजमेंट करूँ ना विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, तो मुझे ये चीज़ पता है कि HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। HNO2 नाइट्रस एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि चलो ये तो मेरी स्मार्ट जजमेंट थी पर मैं इसको करके देखती हूँ, राइट। H3PO3, H3PO3 इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको बताया वो P के साथ डबल बॉन्ड O बना दीजिए, बाकी कितने O बचे, 2। ओके, 3 H। ओके, H2SO3 की अगर हम बात करते हैं, सल्फर के H2SO3, तो सल्फर का भी कुछ ऐसा ही बनेगा बट ऐसे OH OH विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को देखती हूँ तो मुझे ये पता है कि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना H जल्दी निकालेंगे एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। तो दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा, ये कंपैरेटिवली वीकर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO3 होगा। एक्वस मीडियम में HF स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl से, एक्वस मीडियम मतलब वाटर वाला मीडियम है ना, HOH। यहाँ पे इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वो H को जाने ही क्यों देगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ पे H का रिलीज होना मुश्किल हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो जाएगा, गलत होगी स्टेटमेंट, राइट। HClO4 इज वीकर एसिड देन HClO3। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली पहले, HClO4 एंड HClO3, राइट। इसकी आ जाएगी +1 x -2, दैट मीन्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 x -2 +5, राइट। अगर आपको एक चीज याद हो, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें पता होनी चाहिए, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्ट, उतना ही ज्यादा एसिडिटी। अब HClO4 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसका एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होना चाहिए था, ओके। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रस एसिड, दोनों का H पॉजिटिव आयन निकाल दो, ये बनेगा NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव जो है वो नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई इजीली कर जाएगा 3 ऑक्सीजन होने की वजह से, इसलिए ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये जल्दी देगा। क्लियर हो, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इन अ रिएक्शन A K2Cr2O7 H2SO4 दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसीटोन बन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन करके हमारे पास एसिड बन रहा है। एसीटोन, एसीटोन बनता है अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करे। सी मैंने अभी बताया था 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म कीटोन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाएगा। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, ब्यूटेन टू ओल या प्रोपेन टू ओल। अब देखिए 2 ऑप्शन बन गए, ये तो 1 ओल 1 डिग्री, इथेनॉल 1 डिग्री, इन दोनों में ऑप्शन है ब्यूटेन टू ओल 1 2 3 4 2 ओल, ओके। प्रोपेन टू ओल 1 2 3 2 डिग्री 2 डिग्री, बट आपके पास बन क्या रहा है, एसीटोन,
एसीटोन, एसीटोन मतलब 3 कार्बन चाहिए आपको, यही वाला OH जो है वो डबल बॉन्ड होगा, कन्वर्ट होगा, तो आंसर वुड बी सी, 4 कार्बन वाली से बात नहीं बनेगी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड when 2-bromopentane is heated with potassium oxide in ethanol in trans-pent-2-ene. Okay. Major product formed when 2-bromopentane, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे ब्रोमो, ओके, इज हीटेड विद KOH इन इथेनॉल, मतलब KOH के साथ आप हीट कर रहे हो इथेनॉल। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इन्होंने आंसर साथ में दे दिया, ट्रांसपेंटुएट, ये आंसर है। देखते क्या से बनेगा, पहले हम यही समझते हैं। अल्कोहलिक क्यूएच है, अल्कोहलिक क्यूएच क्या कॉज करेगा, एलिमिनेशन। आपको पता है अल्कोहलिक क्यूएच विल कॉज एलिमिनेशन, और अगर एलिमिनेशन हो रही है तो क्या होगा, बी आ जाएगा बाहर और साथ वाला एक एच देगा। अब ये भी एच दे सकता था, ये भी एच दे सकता था, जब यहाँ से एच जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये यहाँ से एच गया और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3, राइट, CH3, फाइन, ये बन गया आपके पास एक प्रोडक्ट। और अगर यहाँ से H जाता, यहाँ से इस वाले कार्बन से H जाएगा तो यू वुड बी लेफ्ट विद CH3, पहले इनको इसको पूरे करें तो हाइड्रोजन कंफ्यूजन हो रही है, CH2 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 एंड ये H3, राइट, ओके। अब अगर यहाँ से H जाता, यहाँ से आता तो क्या बनता, CH2 CH2 अगेन CH, ये वाला Br तो गया, अब यहाँ से गया तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टू मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपका सेट्जेफ रूल क्या कहता है कि हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड जहाँ हाइड्रोजन कम है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये बन जाता है आपका पेंटुइन। पेंटुइन में आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रांस एंड सिस। आपको पता है ट्रांस वाला फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिस, तो आंसर वुड बी बी। ओके, सो अब आते हैं हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन क्वेश्चन से ना बच्चे बहुत घबराते हैं। सी, यहाँ पे एक ना लॉजिकल बात है, देखो, अगर आपको लगता है कि हमारे MCQ सही हो रहे हैं बट असर्शन रीजन सही नहीं हो रहे, तो आपके पास सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन छोड़ने की ऑप्शन है। आपके पास सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन छोड़ने की ऑप्शन है, तो और लास्ट वाले 4 क्वेश्चन आप ये इनमें से छोड़, तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा आपके लिए। इट विल बी बेटर अगर आपने जो 4 क्वेश्चन छोड़ने वो रीजन असर्शन वाले छोड़ दो। अगर आपको आते हैं देन वेल एंड गुड, राइट। तभी मैंने आपको कहा था, जब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था आपको, जस्ट अ सेकेंड लेट मी शो यू, मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन करवाया था पी ब्लॉक का, और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ के कुछ टाइम बाद ट्राई करना, जब आपका पूरा सेक्शन बी हो जाएगा, दिस क्वेश्चन 34th क्वेश्चन, राइट। क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो आप 2 रीजन असर्शन कोई ऐसे कर जाओ जो आपको अच्छे से आते हैं। अगर नहीं आते, मान लो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं जो इजीली अप्रोच हो सकते थे, तो आप रीजन असर्शन पे डायरेक्टली अप्रोच करो, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आप रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो, अगर आपको लगता है कि आपके सारे एमसीक्यूज करेक्ट जा रहे हैं, आपको कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं थी, आपके एमसीक्यू सही होते हैं, तो आप रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए, अगर आप सारे क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर दोगे तो 46 to 49 तो वैसे ही वैल्यूएट नहीं होंगे, ठीक है। तो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन पे ना तो ज्यादा दिमाग खराब करो और ना ही ज्यादा घबराओ इन क्वेश्चन से, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ग्लूकोज को हमने ट्रीट किया है मिथेनॉल के साथ। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ओके, ट्रीट किया मिथेनॉल के साथ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ओके। Then an alpha and beta methyl glucosides are formed. अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स होगा क्या आपके पास, सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ से C6H12O6 में से H जाएगा, ये H एंड OH पानी जाएंगे बाहर, ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा C6H11OCH3, राइट। तो अब आपके पास इसकी अल्फा फॉर्म भी पॉसिबल होती है और बीटा फॉर्म भी पॉसिबल होती है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजीन टू प्रोड्यूस ओसाजोन। बिल्कुल फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2OH, no, 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 not phenyl. Phenyl hydrogen is NH2C6H5. हाइड्रोजन इज NH2C6H5, फिनाइल ग्रुप है, तो ये ओसाजोन ही बनाता है, यहाँ पे ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, राइट। सो ये हो गया बी,
एंड आई गेस कि आपको ये 45 क्वेश्चन कंपैरेटिवली टफ लग रहा होगा, तो अब इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए ना, करने की जरूरत ही नहीं, राइट। Alkyl halides are hydrolyzed with moist silver oxide to alcohols. Okay. Alkyl halides से अगर आपने अल्कोहल बनाने हैं तो आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, बिल्कुल कर सकते हैं। आई डोंट गेस कोई प्रॉब्लम होगी, करके देखें। अल्काइल हेलाइड को अगर आपने हाइड्रोलाइज किया है विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ओके, हाइड्रोलाइज करा मतलब पानी डाला है, इन द प्रेजेंस सिल्वर ऑक्साइड की सिर्फ प्रेजेंस रख रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट HX, आपके पास बाहर चल जाएगा एंड यू विल गेट अल्कोहल, बात बिल्कुल ठीक है। अल्काइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्काइल chloride is hydrolyzed to alkyl hydroxide easily, but reaction slow down or addition of Ki। ऐसा तो कहीं पे कुछ नहीं पड़ा होगा कि अल्काइल क्लोराइड से आप अल्काइल हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, बट ये जो रिएक्शन है ये स्लो डाउन हो जाती है अगर आप इसमें Ki डाल दो। नो नो नो, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी। The normality of 1.5 molar sulfuric acid is 3 normal। देखिए नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नॉर्मेलिटी अगर आपके पास निकालनी है 1.5 मोलर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, 2H पॉजिटिव आयंस देगा, 2H पॉजिटिव आयंस मींस बेसिसिटी 2 है, दैट मींस 3, बिल्कुल बात ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, दैट मींस ए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल, ओके सॉरी, NO3 नेगेटिव इज प्लेनर व्हाइल NH3 इज पिरामिडल इन शेप। NH3 तो पिरामिडल शेप की होती है, बात तो सबको ही पता है ना, बच्चे बच्चे को पता है, अब तो तुम +2 में हो वैसे भी। NH3 इज पिरामिडल इन शेप, राइट। NO3 negative is planar, NO3 negative is planar, that means ये sp2 hybridized होना चाहिए। बना के देखिए इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 5, नेगेटिव की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आया होगा, राइट। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, हाँ जी बिल्कुल, ट्रिगनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी, बात ठीक है। ये वाला कंपाउंड जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और NH3 sp3, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखिए, spp sp2, बिल्कुल ठीक है। The value of resistance is different from in different reaction in crystalline solid, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, बिल्कुल, क्योंकि रेजिस्टेंस इज व्हाट, हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, और डिपेंड करता है कि आपके पास हिंड्रेंस किधर किधर क्रिएट हो रही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, नो इट्स एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, क्लियर, crystalline solids are anisotropic in nature, that means C। okay, moving further to the section C, यहाँ पे आपको 6 में से कोई 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैच द फॉलोइंग इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सी बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, ये बात हमें पता है कि जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम इसकी हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो होना क्या चाहिए, बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, पर इनका ट्रेंड क्या होता है, बिस्मथ का साइज बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एंटीमनी का साइज बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर आता है अमोनिया का साइज, अमोनिया का साइज इसका तो सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अमोनिया में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होने की वजह से इनका जो साइज आता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। BiH3, SbH3, NH3, उसके बाद आपके पास आएगा आर्सेनिक का, एंड सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा फॉस्फीन का, एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा होता है 290, ई का 1 1 1 वाली 2 ऑप्शन है, बाकी तो कट गई, ए और बी तो गई, नहीं सॉरी, ई का 1, ई का 1 देखना है, दैट मीन्स ए एंड बी है, सी डी गई हमारे हाथ से, ओके। सबसे कम देखो PH3, पीएच सबसे कम वाला यहाँ पे कौन सा, 186, ये 3, राइट, इससे कम तो कोई नहीं ना, नो, PH3 3 186, तो दैट मीन्स ए का, बी का 3, बी का 3 ये वाली ऑप्शन है, दैट मीन्स बी ऑप्शन। सबसे ज्यादा देख लो, सबसे कम देख लो, दैट विल सेव योर टाइम, ओके। ओके, मूविंग फर्दर,
इजी, आई डोंट गेस कि आपके लिए टफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजी इज करेक्ट? NO इज पैरामैग्नेटिक एंड N2 इज डायमैग्नेटिक। सी, बिल्कुल बात ठीक है। NO की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 8, 15 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो होता है दैट इज योर पैरामैग्नेटिक। अगर आपको याद हो MOT थ्योरी जो आपने +1 में पढ़ी थी, क्या करते थे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद नंबर ज़्यादा है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सॉरी, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। और अगर नहीं पता तो वैसे भी आपको पता होगा, ऑक्साइड्स जितने भी नाइट्रोजन के, उसमें से NO इकलौता ऐसा है जो पैरा है, बाकी सारे क्या है? डाया। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। NF3 का ज्यादा एंगल है कि NH3 का? इसको भी देख लेते हैं। दोनों का मॉलिक्यूल सेम है, सब कुछ सेम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 को भी देख लो, विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन, राइट? तो लोन पेयर इधर की तरफ रहेंगे। इनके बीच में क्या रिपल्शन है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो दूर दूर पड़े। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो लोन पेयर कहाँ है? नाइट्रोजन के पास आगे तो उनके बीच में क्या बढ़ जाएगी? रिपल्शन बढ़ जाएगी। और रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा? आपका एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए? इसका, NH3 का, इसका मोर एंगल होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये तो आपके पास ऑक्सी एसिड्स के नेम है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। देयर इज नो ट्रिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फिंकल्स चेन रिएक्शन। फिंकल्स चेन रिएक्शन क्या होती है? Na इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, बिल्कुल ठीक है। A एंड C में से स्वार्ट्स रिएक्शन मैंने बताया था, बहुत सारे कंपाउंड्स थे, SbF5, COF3, COF3, AgF, Hg2F2। तो यहाँ पे कौन सा दिया? Hg2F2, B, दैट मीन्स A ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, केस बेस्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि मैंने पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं, क्योंकि पैराग्राफ में से कोई आंसर मिलने वाले भी नहीं है आपको। Okay, so last three questions. Number of atoms per unit cell in BCC. BCC is your what? BCC is your body centered. Body centered में क्या होता है? Atoms corner पे होते हैं, corner पे and body center में। ये corners हो गए आपके 5, 6, 7, 8 and 1 at the body center. 8 corners है, 8 into 1 by 8. Body center का 1 into 1, that is total contribution कितने? 2. ओके, फॉर क्रिस्टल सिस्टम ABC तो बराबर है, बट अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, दैट इज योर रोम्बोहेड्रल। और ये मैं कल ट्रिक दे चुकी हूँ, क्यूटान बदल। और मैंने कल बोला भी था ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और आप देख सकते हो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल BCC एंड FCC। देखो, सोडियम मैग्नीशियम दे दिए, पर टाइप दे दिए BCC का तो अभी आपने निकाला 2। FCC का क्या होता है? कॉर्नर प्लस फेसिस। कॉर्नर कितने हो जाएंगे? 8 into 1 by 8 प्लस फेसिस का क्या हो जाएगा? 6 into हाफ, दैट मीन्स 4। तो 2 and 4 दैट वुड बी योर C ऑप्शन। आई होप आपको पेपर के कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ऐसे ही हम 10 के 10 सैम्पल पेपर्स करने की कोशिश करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।